नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। खबर तो ये है, में बात करेंगे मध्य प्रदेश के खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट की, जहां नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद उपचुनाव होना है। साथ ही बात करेंगे एमपी में नए प्रोजेक्ट को लेकर सीएम शिवराज के सख्त तेवर की। वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में जानलेवा हो रहे कोरोना पर भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर जानी दुश्मन बन गई है। न सिर्फ मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि रिकवरी रेट भी गिर रहा है और संक्रमण दर बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब एक के बाद एक जिलों में सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन फिलहाल आंकड़ों का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में डरा रहा कोरोना। टीकाकरण की 5 गुना बढ़े रफ्तार, तब थमेगा छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रहार। जी हां, छत्तीसगढ़ में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां भी कोरोना की रफ्तार के आगे बौनी साबित होती दिख रही है। अब सारी उम्मीदें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर ही आकर टिक गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर छत्तीसगढ़ में कोरोना की चाल पर डाल लेते हैं। बात करें 2 अप्रैल तो 34,075 जांचें हुई, 4,174 पॉजिटिव मिले, जबकि 43 की मौत हुई। 1 अप्रैल को 40,857 जांच, 4,617 नए केस, 34 मौत। 31 मार्च को 38,420 जांच, 4,563 नए केस, 39 मौत। 30 मार्च को 25,569 जांच, 3,108 नए केस और 35 मौत के मामले सामने आए। वहीं 29 मार्च को 8,263 टेस्ट, 1,423 नए मामले, 20 मौत। 28 मार्च को 24,686 जांच, 2,153 नए केस, 15 मौत, जबकि 27 मार्च को 39,577 जांचें हुई, 3,162 नए केस आए और 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने की सबसे अहम कड़ी ही वैक्सीनेशन है। दरअसल छत्तीसगढ़ की आबादी करीब 2 करोड़ 80 लाख है। इनमें 2% यानी 58,66,000 लोग 45 से ज्यादा उम्र के हैं। 5.35% यानी 45 प्लस के 15 लाख लोगों को टीका लग चुका है। 0.89% यानी 1% से भी कम करीब 2.5 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने का लक्ष्य है। जबकि आबादी को देखते हुए रोज 10 लाख लोगों का टीकाकरण जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी को टीका लगने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इस दौरान संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना रह सकता है। ये तो बात हुई पूरे छत्तीसगढ़ की। अगर राजधानी रायपुर की ही बात करें तो रायपुर की आबादी करीब 27,02,411 है। इनमें 2% यानी 5,51,000 लोग 45 प्लस उम्र के हैं। 3.70% यानी करीब 1,45,000 प्लस वालों को टीका लग चुका है। 0.74% 45 प्लस वाले 20,000 लोगों को रोज टीका लगाने का लक्ष्य है। 28 अप्रैल तक रायपुर में 45 प्लस के सभी लोगों को टीका लगाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोज 20,000 टीके लगाने ही होंगे। तो आंकड़ों से साफ है कि वैक्सीनेशन की मौजूदा स्पीड को किस हद तक बढ़ाना होगा, तभी कोरोना की रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ के जिलों में फिलहाल क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। शुक्रवार को यहां एक दिन में 1,405 मरीज मिले। वहीं रायपुर में 15 मरीजों की जान भी गई। यह आंकड़ा 2021 के लिहाज से सबसे ज्यादा है। रायपुर में 68,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दुर्ग जिले में शुक्रवार को 964 नए मरीज मिले, जबकि 7 लोगों की मौत हुई। बिलासपुर में शुक्रवार को 244 नए केस आए और 2 लोगों की मौत हुई। धमतरी जिले की सभी दुकानें शाम 6 से सुबह 6 बजे तक
बंद रहेंगी। 5 अप्रैल की शाम 6 बजे से 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। वहीं राजनांदगांव शहर में 4 अप्रैल से अगले आदेश तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राजनांदगांव में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कुल मिलाकर स्थिति नाजुक है। हालांकि सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। मसलन बेड की संख्या और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। एम्स, माना और अंबेडकर में बेड फुल हो रहे हैं। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड में जगह नहीं बची है। रायपुर के 5 कॉलेज और हॉस्टल अधिग्रहित कर लिए गए हैं। इनमें आइसोलेशन और कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। वैक्सीन की संख्या और वैक्सीनेशन भी बढ़ानी होगी। वैक्सीन को खराब होने से रोकना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में करीब 1.83% वैक्सीन खराब हो चुके हैं। हालांकि डर के काले बादल के बीच उम्मीदों का इंद्रधनुष भी दिख रहा है, क्योंकि कोविड सैंपल जांच के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 10वें नंबर पर है। प्रति 10 लाख की आबादी पर 2,04,53 सैंपलों की जांच हो रही है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या के लिहाज से छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में करीब 2,378 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को तो 3,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके लगाए गए। शुक्रवार को कुल 3,26,012 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 45 प्लस वाले 3,17,500 लोग भी शामिल थे। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कोरोना के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार मौतें हो रही है और संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये बहुत ही भयानक है और हम सबको डराता है। बावजूद इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी असम के चुनाव में मस्त है और प्रदेश के मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। महज एक रस्म अदायगी हो रही है। अस्पतालों का आप हाल देखेंगे, अस्पतालों में बेड नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इस बारे में सरकार ने बिल्कुल भी आकलन नहीं किया था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था। ये सरकार की प्रशासनिक अक्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहा है। कई परिचित परिजनों की मौत हो रही है और हम लोग सब हाथ में हाथ धरकर बैठे हुए हैं। सरकार ने कोरोना को गंभीरता से कभी लिया ही नहीं था, जनता को उसके हाल में छोड़ रखा था और यही कारण है कि आज निजी नर्सिंग होम में लगातार लूट हो रही है। कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है, भारत देश में फैल रहा है और भारत देश अब पूरे विश्व में तेजी से संक्रमित राष्ट्रों की सूची में 3रे स्थान पर आई है। पूरे देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोरोना ने पैर पसार लिया है। सभी से निवेदन है, मास्क पहने, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग करें, शारीरिक दूरी बना के चलें। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार समीक्षा के बाद लॉकडाउन की जो बात आई, पहले दुर्ग में हुआ और अभी राजनांदगांव में की बात आई है कि वहाँ पर लॉकडाउन लगेगा। जैसे जैसे जिलाधीशों को यह प्रतीत होगा कि कोरोना उनके क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से पसर रहा है, तो उसको देखते हुए समुचित व्यवस्था की जा रही है। वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ इस प्रदेश में हो रहा है और लगभग 54 लाख से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए सजग, सक्षम और सबल है। छत्तीसगढ़ के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन इससे निपटना नामुमकिन भी नहीं। ऐसे में सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग और इंतजामों को तो दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ही, जनता के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि वो सावधानी बरते और सभी कोविड नियमों का पालन करे। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 4,100 से ज्यादा मामले आए। लगातार परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की विपरीत होते जा रही है। इसमें रायपुर की हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में और विपरीत हो रही हैं, ये साफ नजर आ रहा है। फिलहाल रायपुर और दुर्ग दोनों हॉटस्पॉट बने हुए हैं। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ की आबादी करीब 2 करोड़ 80 लाख है। इनमें 2% यानी कि 58,66,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 5.35% यानी कि 45 प्लस के 15 लाख लोगों को टीका लग चुका है, जबकि 1% से भी कम यानी कि 2,50,000 लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि आबादी को देखते हुए रोज 10 लाख लोगों का टीकाकरण जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो सभी को टीका लगने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। इस दौरान संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमे से दावेदार सक्रिय हो गए हैं। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए।
खंडवा में बिछ रही सियासी बिसात, जो शंकराचार्य जी महाराज की परंपरा से है। उपचुनाव के लिए दावेदार सक्रिय, बीजेपी कांग्रेस की राह कितनी आसान? जी हां, खंडवा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बेशक अभी ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेसी खेमे से दावेदार सक्रिय हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले खंडवा सीट के इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। खंडवा से सबसे ज्यादा बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान जीते हैं। यहाँ की जनता ने उन्हें 6 बार चुनकर लोकसभा पहुंचाया था। खंडवा लोकसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव साल 1962 में हुआ था। 1962 में कांग्रेस के महेश दत्ता ने जीत हासिल की थी। 1967 और 1971 में भी कांग्रेस ने खंडवा पर कब्जा जमाए रखा। 1977 में भारतीय लोक दल ने इस सीट पर कांग्रेस को हरा दिया। 1980 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और शिव कुमार सिंह सांसद बने। पहली बार इस सीट पर 1989 में बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि 1991 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर कब्जा कर लिया। खंडवा सीट फिलहाल बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त हुई है। खंडवा सीट पर 7 बार बीजेपी, 9 बार कांग्रेस, 1 बार बीएलडी और 1 बार जनता पार्टी को जीत मिली है। खंडवा लोकसभा सीट पर अब तक सिर्फ 3 बार ही खंडवा का स्थानीय उम्मीदवार चुनाव जीता है। तो खंडवा सीट का इतिहास बता रहा है कि यहाँ किसी भी पार्टी के लिए मुकाबला एक तरफा नहीं रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही यहाँ अच्छी पैठ रही है। अब खंडवा लोकसभा सीट से अब तक चुने गए सांसदों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे तस्वीर और साफ हो जाए। 1951 में कांग्रेस के बाबूलाल, 1957 में कांग्रेस के बाबूलाल, 1962 में कांग्रेस के महेश दत्त, जबकि 1967 और 71 में कांग्रेस के गंगाचरण दीक्षित यहां से जीते। वहीं 1977 में बीएलडी के परमानंद ठाकुर दास को यहां से जीत मिली। 1979 में हुए उपचुनाव में कुशाभाऊ ठाकरे जनता पार्टी की टिकट से यहां जीते। 1980 में कांग्रेस आई के शिव कुमार सिंह, 84 में कांग्रेस के कालीचरण सकरगाय, तो 1989 में बीजेपी के अमृतलाल तारवाला, तो 1991 में कांग्रेस के ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह को यहां से जीत मिली। वहीं 1996 से 2004 तक लगातार बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा से लोकसभा पहुंचे, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अरुण यादव ने नंद कुमार सिंह चौहान को हरा दिया। 2014 और 19 में फिर से बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा से सांसद बने। ये तो बात हुई अब तक हुए चुनावों की। अब खंडवा लोकसभा सीट के सियासी गणित को भी समझ लेते हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें खंडवा, बुरहानपुर, नेपानगर, पंधाना, मांधाता, बड़वा, भीकनगांव और बागली विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से 3 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय के पास है। 1980 के बाद यहाँ पहली बार उपचुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले 1979 में यहाँ उपचुनाव कराया गया था। तब जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे ने कांग्रेस के एसएन ठाकुर को हराया। कुशाभाऊ ठाकरे बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। मतलब खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा तो दिख रहा है, लेकिन खंडवा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है। लेकिन ये बात 2018 के विधानसभा चुनाव की है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर बम्पर बढ़त बना ली थी। एक नजर खंडवा लोकसभा सीट के 2019 के नतीजों पर। 2019 में बीजेपी को खंडवा में 8,38,909 वोट मिले। बीजेपी का वोट प्रतिशत 57.14 था। कांग्रेस को 38.52% के साथ 5,65,566 वोट मिले थे। वहीं नोटा को 16,005 यानी 1.09% वोट नोटा को मिले थे। वहीं चौथे नंबर पर रही बीएसपी को 14,888 वोट यानी करीब 1% वोट मिले थे। बहरहाल ये तो बात हुई खंडवा सीट के इतिहास, भूगोल और गणित की। अब मौजूदा स्थिति क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि 6 महीने के भीतर यहाँ उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सीट को लेकर हलचल तेज हो रही है। जानकारी के मुताबिक
उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार सक्रिय हैं। बीजेपी की ओर से 2-3 नाम इन दिनों चर्चा में हैं। इनमें कृष्ण मुरारी मोघे और अर्चना चिटनीस का नाम है। कृष्ण मुरारी मोघे पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री रहे हैं, जबकि अर्चना चिटनीस पिछली सरकार में महिला बाल विकास मंत्री रही है। कांग्रेस की ओर से अरुण यादव मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अरुण यादव एक बार खंडवा से सांसद भी रह चुके हैं। अरुण यादव ने क्षेत्र में अघोषित तौर पर प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब बात चुनौतियों की, किसकी राहें कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है। शुरुआत कांग्रेस के अरुण यादव से ही करते हैं। वैसे तो अरुण यादव की खंडवा में पकड़ ठीक ठाक है, लेकिन हाल ही में अरुण यादव ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दरअसल गोडसे समर्थक को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने पर यह विवाद शुरू हुआ था। अरुण यादव ने इसके लिए कमलनाथ की आलोचना भी की थी। अब खंडवा उपचुनाव को देखते हुए अरुण यादव चुप हैं। यही वजह है कि अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पीढ़ी परिवर्तन का मुद्दा भी नहीं उठ रहा, क्योंकि कमलनाथ इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसे में खंडवा में टिकट बंटवारे में कमलनाथ की भूमिका भी रहेगी। लिहाजा अरुण यादव को कमलनाथ का साथ चाहिए होगा। अब बात बीजेपी की करते हैं कि उसके लिए खंडवा में राह कितनी आसान है। 2019 में खंडवा सीट बीजेपी ने 2,72,000 वोटों से जीती थी। खंडवा की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 ही बीजेपी के पास है। बीजेपी में खंडवा सीट के लिए कई दावेदार अभी से सक्रिय हो गए हैं। इनमें कृष्ण मुरारी मोघे और अर्चना चिटनीस का नाम अहम है। वैसे नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह भी दावेदार हो सकते हैं। खंडवा के पूर्व मेयर सुभाष कोठारी और अशोक पालीवाल भी चर्चा में है। मतलब कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दावेदारों की फौज लंबी है। दावेदारों की लिस्ट जितनी लंबी होगी, भीतरघात का खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। फिलहाल बीजेपी की ओर से किसी भी नाम को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, स्वर्गीय नंदू भैया की पुण्याई, उनके किए गए काम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल मैदान में रहेगा। उम्मीदवार किसी को बना दें, किसी को नाम तय कर दें, जो उम्मीदवार होगा उसकी जीत पक्की है, सच्ची है और बड़ी है, ये अभी से तय है। मुझे लगता है कि अरुण यादव जी हारने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं तो सबसे बड़ी हार अरुण यादव जी की इस बार खंडवा लोकसभा में होने वाली है। देखिए, अरुण यादव जी का खंडवा से जो लगाव है वो बहुत पुराना है और वहाँ की उन्होंने लंबे समय सेवा करी है, उनके परिवार ने सेवा करी है। निश्चित ही आज की परिस्थिति में खंडवा लोकसभा के जो मतदाता हैं वो अरुण यादव जी जैसा ही कोई नेता अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि अगर पार्टी अरुण जी को बनाती है तो निश्चित ही पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के हाथ में सिर्फ छिंदवाड़ा की 1 सीट ही आई थी। ऐसे में अब कांग्रेस जहां सीट की संख्या को बढ़ाकर 2 करना चाहेगी, बल्कि इसके जरिए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना चाहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी खंडवा सीट को जीतकर 2019 के तूफान को 2023 और 24 में भी कायम रखना चाहेगी। बीजेपी नेता और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं। वहीं कांग्रेस से अरुण यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल अरुण यादव इसी सीट से एक बार सांसद भी चुने जा चुके हैं, वहीं 2 बार नंद कुमार सिंह चौहान ने उन्हें मात भी दी है। इस बार कुछ अलग यही होगा कि अरुण यादव के सामने नंद कुमार सिंह चौहान नहीं होंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार के इस उपचुनाव में जीत किसकी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। तो अब इसमें खबर तो यह है कि खंडवा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की ओर से 2-3 नाम इन दिनों चर्चा में हैं। इनमें कृष्ण मुरारी मोघे और अर्चना चिटनीस का नाम आगे है। कृष्ण मुरारी मोघे पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री रहे हैं, जबकि अर्चना चिटनीस पिछली सरकार में मंत्री रह चुकी है। अब बात मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। हर दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड टूट रहा है और सबसे बदतर स्थिति इंदौर और भोपाल की है। एक्टिव केस के बढ़ने से अब अस्पतालों पर भी भार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
एमपी में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना का डबल अटैक। एमपी में टेंशन बढ़ाते कोरोना के आंकड़े। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब वाकई में डराने लगी है। दिन प्रतिदिन कोरोना और अटैकिंग हो रहा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में तो स्थिति और भी खराब है। आलम यह है कि अब एक्टिव केस डबल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर में पहली लहर में एक्टिव केस 117 दिन में डबल हुए, जबकि दूसरी लहर में 10 दिन में ही एक्टिव केस डबल हो गए। भोपाल में पहली लहर में एक्टिव केस 137 दिन में डबल हुए तो दूसरी लहर में 11 दिन में ही डबल हो गए। जबलपुर में एक्टिव केस पहली लहर में 65 दिन में डबल हुए, जबकि दूसरी लहर में 11 दिन में ही एक्टिव केस डबल हो गए। वहीं ग्वालियर में पहली लहर में एक्टिव केस 64 दिन में डबल हुए, जबकि दूसरी लहर में 8 दिन में ही एक्टिव केस डबल हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की मौजूदा चाल पर नजर डालें तो एमपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10.5% पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की स्थिति ज्यादा खराब है। यहां संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी फेल साबित होते दिख रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर में सबसे ज्यादा 708 और भोपाल में 502 नए केस सामने आए। भोपाल में संक्रमण दर 20% के पार जा चुकी है। भोपाल में 6 दिन के अंदर कंटेनमेंट 2.5 गुना बढ़ाने पड़े हैं। शुक्रवार को जबलपुर में भी 200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। ये संख्या 18 सितंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। ग्वालियर में भी शुक्रवार को 120 पॉजिटिव मिले। इंदौर के अस्पतालों में करीब 63% बेड फुल हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे रद्द कर आपात बैठक भी ली है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में प्रतिदिन वैक्सीनेशन के टारगेट को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का फैसला लिया गया है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति कितनी नाजुक होती जा रही है। यही वजह है कि अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में पहले 1000 मौत 135 दिन में हुई, जबकि 1 से 2000 होने में 74 दिन लगे, 2 से 3000 होने में 45 दिन और 3 से 4000 का ग्राफ होने में 142 दिन लगे। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर यानी इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की बात करें तो 2 अप्रैल को इंदौर में 708 नए केस आए, 4 की मौत हुई। भोपाल में 502 नए केस आए, किसी की मौत नहीं हुई। जबलपुर में 205 नए केस आए और 2 की मौत हुई, जबकि ग्वालियर में 120 नए केस आए और किसी की मौत नहीं हुई। सबसे नाजुक स्थिति इंदौर में ही है। जब से कोरोना ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी है, तभी से इंदौर लगातार कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है। अब हालात ये है कि पिछले 9 दिनों में इंदौर में एक्टिव केस 1.5 गुना बढ़ चुके हैं। इंदौर में 26 मार्च को एक्टिव केस 2834 थे, जबकि 27 मार्च को 3123, 28 मार्च को 3286, 29 मार्च को 3545, 30 मार्च 3973, 31 मार्च को 4208, 1 अप्रैल को 4576 और 2 अप्रैल को एक्टिव केस 4867 हो गए। इंदौर में एक्टिव केस बढ़ने के कारण अब अस्पतालों पर भी दबाव बनता जा रहा है। धीरे धीरे इंदौर के कोविड अस्पतालों में बेड फुल होते जा रहे हैं। 2 अप्रैल तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 65 अस्पताल में 5548 बेड हैं, 3570 इनमें से फुल हो चुके हैं, जबकि 2031 बेड अभी खाली है। वहीं 27 निजी अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं बचा है, जबकि सुपर स्पेशलिटी में आईसीयू भी फुल हो चुके हैं। उधर एमपी में बढ़ते केस को लेकर विपक्ष जहां सरकार की आलोचना कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सभी जरूरी कदम उठाए जाने की बात की जा रही है। सीएम शिवराज खुद दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ती है तो अस्पताल में बिस्तर रहने चाहिए, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, कोविड केयर सेंटर खोलने का भी फैसला लिया है। लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात से भी संतोष है कि अब वैक्सीनेशन की गति काफ़ी तेज हुई है और लोग उत्साह से टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी रोग को अपना एक सरकार का मुख्य अंग बना लिया है।
सिर्फ ये अपनी जनता के ध्यान को भटकाने में लगे हुए हैं और जनता की कोई सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। सिर्फ सरकार अपना लाभ कैसे ले ले, सिर्फ कोरोना को माध्यम बना के ले रही है। बच्चों का, छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। व्यापारी भाइयों का बेरोजगारी बढ़ रही है। आम जनमानस भयभीत है कोरोना महामारी रोग से। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जैसे कि ये लगे कि हमारी सरकार, जिसको हमने वोट दे के चुना है, या जो सरकार मध्य प्रदेश में है, वो हमारी सुरक्षा किसी प्रकार से कर रही है। आए दिन जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जो इलाज उनको नहीं मिल रहा है, कई भाइयों की हमारी मध्य प्रदेश में मृत्यु हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सरकार की ओर से जरूरी कदम तो उठाए जा ही रहे हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए अब आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहना होगा। मध्य प्रदेश में लगातार 2000 के पार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर इंदौर और भोपाल की जाए तो यहाँ पर भी 500 से 600 मामले रोजाना ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेड्स की संख्या काफ़ी कम है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में बेड्स बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रोजाना ही कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10 दशमलव भी ऐसे लिख दिया इन्होंने। अरे नीचे करो अब बस। तो अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10.5% पर पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी फेल साबित हो रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर में 708, भोपाल में 502 केस सामने आ जाते हैं। भोपाल में संक्रमण दर 20% को पार कर चुका है। भोपाल में 6 दिन के अंदर कई कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। शुक्रवार को जबलपुर में भी 200 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। क्या हुआ? तो अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10.5% पर पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी फेल साबित हो रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर में 708, भोपाल में 502 केस सामने आ जाते हैं। संक्रमण दर भोपाल में 20% को पार कर चुका है और 6 दिन के अंदर कंटेनमेंट जोन 2.5 गुना बढ़ गए हैं भोपाल में। शुक्रवार को जबलपुर में भी 200 से ज्यादा मरीज सामने आते हैं और यह संख्या 18 सितंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। ग्वालियर में भी शुक्रवार को 120 पॉजिटिव मरीज मिलते हैं। वहीं इंदौर के अस्पतालों में करीब 63% बेड फुल हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए खबर तो ये में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।